ठीक है, हेलो बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। नाउ दिस इज़ दी सेकेंड पोर्शन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। पहला पोर्शन था हमारा वोल्टाइक या गैल्वेनिक सेल, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एक पार्ट हुआ। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का दूसरा पार्ट आता है विच इज़ द इलेक्ट्रोलिटिक सेल, है ना, एंड विच इज़ द सेकेंड पोर्शन ऑफ योर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसके बाद तुम्हारा लास्ट पोर्शन आएगा विच इज़ कॉल्ड कंडक्टेंस, ठीक है। तो इसकी बात कर लेते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल की। देखो भाई, सामने तुम्हारे क्या बना हुआ है, ध्यान आ रहा हो तो बताओ। दिस इज़ योर गैल्वेनिक सेल या डैनियल सेल। ये तुम्हारा डैनियल सेल है, ठीक है। यहाँ पे सबको पता है, इधर ऑक्सीडेशन होगा, इधर रिडक्शन होगा। ऑक्सीडेशन होगा तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाएंगे, इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे तो करंट इधर जाएगा। दिस वी वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड देयर, ठीक है, टू मेजर दी वोल्टेज, ठीक। नाउ मान लो कि तुम्हारा इसके इस वोल्ट मीटर की जगह मैं इसकी ई नॉट क्या होता है भाई, ई नॉट होता है इक्वल टू 1.1 वोल्ट, ठीक है। लेट्स से कि मैं यहाँ पे एक बैटरी लगा देता हूँ, ठीक। बैटरी कैसी है, अभी करंट किधर बह रहा था, अभी करंट इधर बह रहा था ना, ठीक। मैं बैटरी ऐसे लगा देता हूँ, या इसको छोटा छोटा कर लो, ठीक है। तो अभी इलेक्ट्रॉन करंट इधर बहेगा और इलेक्ट्रॉन इधर बहेगा, ठीक है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्चुअली में आ रहा है, ठीक है। तो हम तीन केसेस लेते हैं। फर्स्ट केस, ये इसको इस तरीके से लिखना, रिवर्सिबिलिटी ऑफ डैनियल सेल। रिवर्सिबिलिटी ऑफ डैनियल सेल करके हेडिंग डालना। सबसे ऊपर हेडिंग डालोगे इलेक्ट्रोलिसिस एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल, और उसके नीचे हेडिंग डालना रिवर्सिबिलिटी ऑफ डैनियल सेल या रिवर्सिबल नेचर ऑफ डैनियल सेल, ठीक है। ठीक है, ये सॉलिड है, ये 1m है, ये भी 1m है स्टार्टिंग में। मान लो ऐसा हमारे पास सेल है और हमने क्या किया, बाहर Zn ये जो बाहर जो ये बैटरी है इसका मान लो E एक्सटर्नल है, ठीक है। E एक्सटर्नल का जो हमने वोल्टेज है वो हमने अभी लेस देन 1.1 वोल्ट लगाई है, ठीक है। तो क्या होगा, इसकी वोल्टेज जो है वो इस मतलब ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, तो इसका करंट इधर बह रहा था, इसलिए करंट मतलब इस पे हमने ये बैटरी लगा दी। अभी जब बैटरी इस एक्सटर्नल बैटरी का वोल्टेज डैनियल सेल से कम है तो करंट अभी भी इसी डायरेक्शन में बहेगा, करंट अभी भी इसी डायरेक्शन में बहेगा। तो लिखो, व्हेन E external is less than 1.1, when E external is less than 1.1, current will still flow in the original direction. The current will still flow in the original direction from Cu to Zn, from Cu to Zn, ठीक है। Reduction will take place at cathode, which is Cu, and oxidation will still take place at Zn, which is anode. Cathode, which is Zn, ठीक है, सॉरी कैथोड नहीं, एनोड विच इज Zn, ठीक। क्लियर होगी बात। और लिखो, Zn dissolves at anode and Cu adds at cathode, ये चीज़ लिख लो। तो अब जब तक कि ये केस है तब तक ये डैनियल सेल में जो जो हो रहा होता वो इस सेल में भी होगा। मान लो नेक्स्ट जो कंडीशन में लगाऊं वो कंडीशन हो E एक्सटर्नल। अभी मैंने क्या किया, E एक्सटर्नल को बढ़ाया और एग्जैक्टली इक्वल कर दिया 1.1 वोल्ट के। तो अभी जो इस डायरेक्शन में एक सेल लगा हुआ है उसका 1.1 वोल्ट है, E एक्सटर्नल का भी 1.1 वोल्ट है, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। इस केस में क्या होगा, इस केस में देयर विल बी नो करंट इन द सर्किट। ये लिखो, देयर विल बी नो करंट इन द सर्किट, क्योंकि दोनों की दोनों बैटरीज, अगर तुम लोगों को फिजिक्स का थोड़ा सा देखना है तो मैं इस तरीके से बता देता हूँ। मान लो तुमने एक बैटरी लगा दी इस तरीके की, इसकी V वोल्टेज है, और फिर तुमने एक और बैटरी लगा दी V वोल्टेज, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, I इक्वल्स टू 0, ऐसा होगा। क्लियर हो गई ये बात। तो लिखो, देयर विल बी नो करंट इन द सर्किट, ठीक है, नो डिसोल्यूशन ऑफ Zn एट जिंक इलेक्ट्रोड एंड नो एडिशन ऑफ Cu एट कॉपर इलेक्ट्रोड, no
नेट केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस इन दिस सिचुएशन। ये थर्ड पॉइंट है, नो नेट केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस इन दिस सिचुएशन। अब बात करते हैं हम थर्ड की, विच इज़ द थर्ड वन। थर्ड वन इज, अगर मान ले अब मैंने ई एक्सटर्नल को 1.1 वोल्ट से ज़्यादा बढ़ा दिया, ठीक है। अभी क्या है इसमें, ये समझो ये डायरेक्शन में तो ये है 1.1 वोल्ट और ये डायरेक्शन में ये है लेट्स से 1.2 या ग्रेटर देन 1.1, एग्जाम्पल के 1.2। तो तुम देखोगे कि एक्चुअली में इफेक्टिवली यहाँ पे एक बैटरी लगी है सिर्फ 0.1 वोल्ट की, जिसमें डायरेक्शन का डायरेक्शन ऑफ करंट इधर है। तो इस केस में क्या होगा, करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन्स विल स्टार्ट फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन। तो लिखो करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम जिंक टू कॉपर इलेक्ट्रोड। इन दिस सिचुएशन करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम जिंक टू कॉपर इलेक्ट्रोड, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स will go to Zn and they will be taken away from Cu. They will be taken away from Cu. This is the exact opposite of a Daniell cell. Daniell cell में जो होता था उसका exact opposite है ना, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा होता था, इसमें इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ये इलेक्ट्रॉन ले रहा होता था, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ये क्लियर होगी बात, पहली चीज़। दूसरी चीज़ इसमें देखो कि अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पर जब ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो कैसे दे रहा होगा, ये Cu अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा, इट मस्ट बी गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, इट मस्ट बी गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। तो लिखना Cu इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड और उसके नीचे ये रिएक्शन लिख देना, Cu मस्ट बी गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, ये रिएक्शन लिख देना। एंड नेक्स्ट लिखना है इसमें Zn मस्ट बी गेटिंग रिड्यूस्ड, Zn मस्ट बी गेटिंग रिड्यूस्ड, तो इसके लिए ये रिएक्शन लिख देना विच इज़, ठीक है। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो अब Cu पे क्या हो रहा है, Cu पे क्या हो रहा है, नेक्स्ट पॉइंट के लिए बोल रहा हूँ, Cu पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो लिखो ऑक्सीडेशन इज टेकिंग प्लेस एट Cu, ऑक्सीडेशन इज टेकिंग प्लेस एट Cu, ठीक है। इससे दो चीज़ें निकल के आती हैं, क्या, अगर जहाँ पर मैंने क्या बताया था CrAO, ये याद होगा शायद तुम्हें, अगर भूल गए हो तो भाई ये याद रखना, कराओ, ठीक है। कराओ का मतलब क्या होता है, कैथोड, ये होता है रिडक्शन, ये होता है एनोड और ये होता है ऑक्सीडेशन। मतलब ये कोई सा भी सेल हो, चाहे वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल हो, चाहे वो वोल्टाइक सेल हो या गैल्वेनिक सेल हो, उसमें हमेशा फॉलो होगा, कैथोड वो होगा जिस पे रिडक्शन हो रहा होगा, एनोड वो होगा जिस पे ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। गॉट इट। अब यहाँ पे देखो क्या था, हाँ Cu पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इस केस में ये एनोड बन चुका है। गॉट इट। अच्छा, इस पे क्या हो रहा होगा, क्योंकि इसके पास अब इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तो Zn यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके इस पे स्टिक कर रहा होगा, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, तो रिडक्शन इज टेकिंग प्लेस एट Zn इलेक्ट्रोड, हेंस इट इज कैथोड, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो मैंने बताई थी ना कि ये जो इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे अब आना जाना अलग हो चुका है, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, पहला फ़र्क तो कि एनोड बन गया, एनोड कैथोड बन गया। दूसरी चीज़ ये है कि जो कैथोड है, सॉरी कॉपर इलेक्ट्रोड है, उसका मास कम होगा और Zn इलेक्ट्रोड का मास ज़्यादा हो जाएगा। तो कॉपर इलेक्ट्रोड का पहले मास बढ़ता था, अभी कम हो रहा है। तो लिखो कॉपर इलेक्ट्रोड का मास कम हो रहा है और Zn इलेक्ट्रोड का मास बढ़ रहा है, ये पॉइंट लिख लो, ठीक। इसके बाद हाँ, पोलैरिटी की बात करते हैं। देखो पोलैरिटी, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, इससे कनेक्टेड जो होगा वो पॉजिटिव टर्मिनल होगा, इससे कनेक्टेड होगा जो वो नेगेटिव टर्मिनल होगा। गॉट दिस। तो अभी तुम देखो ये वाला क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल, और ये एनोड भी है इस केस में, और ये वाला क्या है, ये ई एक्सटर्नल ग्रेटर देन 1.1, ये जरूर लिख लेना, ई एक्सटर्नल जब ग्रेटर देन 1.1 होगा तब ये केस होगा पूरा का पूरा, ठीक है। और ये कैथोड है, कैथोड नेगेटिव है, जबकि पिछले वाले में तुमने देखा था दैट एनोड वाज नेगेटिव, कैथोड वाज पॉजिटिव। यहाँ पे कैथोड इज नेगेटिव, एनोड इज पॉजिटिव। तो ये चीज़ अब ध्यान रखना, ये चीज़ दोबारा नहीं बोलूँगा। गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को अगर तुम कंपेयर करो तो गैल्वेनिक सेल में दोनों, जो कैथोड वो होता है जिस पे रिडक्शन हो रहा होता है, यही चीज़ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में भी फॉलो होगी।
एनोड वो होता है जिस पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये चीज़ दोनों में फॉलो होगी। लेकिन जो पॉजिटिव होता है इसमें, मतलब जैसे इसमें कैथोड इज पॉजिटिव, ये राइट हैंड साइड पे जो मैं बोल रहा हूँ गैल्वेनिक सेल है, इस पे कैथोड इज पॉजिटिव, एनोड इज नेगेटिव। इसमें एग्जैक्ट उल्टी पोलैरिटी हो जाती है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड इज पॉजिटिव, कैथोड इज नेगेटिव। ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग हो जाता है बच्चों को कि सर किस में क्या पोलैरिटी होगी। तो तरीका क्या है, हमेशा ये देखना है किस में ऑक्सीडेशन हो रहा है, किस में रिडक्शन हो रहा है। जिसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है वो एनोड, जिस पे रिडक्शन हो रहा है वो कैथोड। तो एनोड कैथोड का पॉजिटिव नेगेटिव से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से लेना देना है। क्लियर होगी बात, ये चीज़ तो दोनों में सेम रहेगी। तो कैथोड कहाँ पे क्या है वो इससे पता चल जाएगा। ठीक, अगर पॉजिटिव या नेगेटिव देखना है तो बस इतना देखना है कि भाई एक का याद रख लो, दूसरे में उसका ऑपोजिट होगा। तो तुम्हें अगर डैनियल सेल का याद है कि डैनियल सेल में जिंक वाला जो कि एनोड होता है वो नेगेटिव टर्मिनल होता है, और जो कैथोड होता है Cu वाला वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है, तो एग्जैक्टली उसका ऑपोजिट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हो जाएगा। इतना याद रख लो, इसको लिख भी लेना। गॉट दिस? तो ठीक है जी। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, वो है ये। अगर ध्यान से देखो, ये क्या स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है और ये क्या स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है? तो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये दोनों की दोनों रिएक्शंस नॉन स्पॉन्टेनियस है। ये दोनों रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो लिखो, बोथ द रिएक्शंस टेकिंग प्लेस एट एनोड एंड कैथोड आर नॉन स्पॉन्टेनियस। Both the reactions taking place at anode and cathode are non-spontaneous. So we can see that external electrical energy provided to a cell, external electrical energy provided to a galvanic cell can be used to carry out non-spontaneous reactions. Can be used to carry out non-spontaneous reaction. और मैंने ये बात सबसे पहले कही थी, अगर तुम किसी कोई स्पॉन्टेनियस रिएक्शन करवा के उसको इलेक्ट्रिसिटी में चेंज कर रहे हो तो हम उसे गैल्वेनिक सेल या वोल्टाइक सेल कहेंगे। लेकिन अगर इसका ऑपोजिट कर रहे हो कि बाहर से तुमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड कराई और यहाँ पर जो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस थी तुम उनको करवा रहे हो, तो हम उसको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं। तो अब ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बन चुका है। तो सिंस नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस आर बीइंग कैरिड आउट by providing external source of electrical energy, we can say that this cell is now working as an electrolytic cell. This cell is working as an electrolytic cell. तो ये तुम्हारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का संबंध हो गया तुम्हारा गैल्वेनिक सेल से, पहली बात। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता क्या है वो भी थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा, है ना। अगर बाहर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो उसमें कोई ना कोई नॉन स्पॉन्टेनियस वर्क हो पाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस कैरी आउट हो पाएगी। गॉट इट? नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रोलिसिस? पहली बात यह है कि इसमें एक्चुअली में इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है। यही समझो, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वो होता है जिसमें इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा हो। बहुत सिंपल डेफिनेशन बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वो होता है जहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है। तो इलेक्ट्रोलिसिस क्या है? इलेक्ट्रोलिसिस सिंपल जो मैंने अभी प्रोसेस बताया वही है, ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस इज द प्रोसेस ऑफ, लिखो, इलेक्ट्रोलिसिस इज द प्रोसेस ऑफ कैरिंग आउट non-spontaneous chemical process, carrying out non-spontaneous chemical process or reaction by the application of external electrical energy or electrical voltage, external electrical voltage। ठीक है, ये डेफिनेशन लिख लो, ये हर जगह एप्लीकेबल है। इसके अलावा मैं 2 डेफिनेशंस और दे दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो मैंने बताई। सेकंड लिखो, इलेक्ट्रोलिसिस इज अ प्रोसेस इन विच केमिकल रिएक्शंस occur at electrodes dipped in the electrolytes when voltage is applied across them। ठीक है, इनमें अपने आप से रिएक्शन नहीं होती, लेकिन तब रिएक्शन होती है जब हम एक्सटर्नली कुछ वोल्टेज अप्लाई करेंगे। ठीक है जी, ओके। और एक बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है, देखो लिसिस का मत कहाँ गया?
लिसिस का मतलब होता है ब्रेकिंग, इलेक्ट्रो का मतलब होता है करंट। तो अगर हम कोई ब्रेकिंग कर रहे हैं बाय द हेल्प ऑफ करंट तो हम उसको इलेक्ट्रोलिसिस कहेंगे। जैसे पायरोलिसिस होता है, ब्रेकिंग होती है किसी सब्सटेंस की बाय द यूज ऑफ हीट, तो यहाँ पे ब्रेकिंग ऑफ सब्सटेंस बाय द यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो ये डेफिनेशन भी लिख लो। और इलेक्ट्रोलिसिस इज ब्रेकिंग ऑफ सब्सटेंस ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, ब्रेकिंग ऑफ सब्सटेंस ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। जो थर्ड वाला है ना, ये ज़रूरी नहीं है कि सब एक्सेप्ट करें, स्कूल में तो डेफिनेटली नहीं करेंगे और बोर्ड में नहीं, और वैसे कोई तुमसे पूछेगा नहीं। तो जो सबसे पहली वाली है सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे सटीक है, ऑल एनकम्पसिंग है, उसमें कुछ भी मिसिंग नहीं है। गॉट इट? ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है? तो सबसे पहले लिखो इलेक्ट्रोलिटिक सेल, हेडिंग डालना और उसमें लिखना इलेक्ट्रोलिटिक सेल, cell in which electrolysis takes place, cell in which electrolysis takes place is called an electrolytic cell, an electrolytic cell। ठीक है, इसमें साथ में लिखो यहाँ पर दो इलेक्ट्रोड्स हैं, इलेक्ट्रोड 2 मान लो इसको, ये इलेक्ट्रोड 1 हो गया और ये इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है जी, और हमने यहाँ पे क्या लगाया है? एक्सटर्नल बैटरी लगा दी है। ठीक है, तो ओके, एक्चुअली में इस तरीके से इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है। ठीक है जी, तो इसको डिफाइन करते हैं। पहले डेफिनेशन तुमने लिख ली, इलेक्ट्रोलिटिक सेल की क्या होती है कि भाई उसमें इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है, तो वो सेल जिसमें इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है। अब इसकी कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं थोड़ा। ठीक है, सो वी हैव अ कंटेनर। सबसे पहले लिखो कि एक नॉन कंडक्टिंग मटेरियल का कंटेनर होता है। तो लिखो वी टेक अ कंटेनर मेड अप ऑफ नॉन कंडक्टिंग मटेरियल in this we keep an electrolyte or a mixture of electrolytes in either molten or aqueous form, in either molten or, या तो molten होगी या aqueous होगी, और aqueous form। ठीक है, two electrodes made up of metal और सेम मटेरियल और डिफरेंट मटेरियल्स, मेड अप ऑफ मेटल्स, या तो मेटल के हो सकते हैं, ठीक है, या फिर नॉन मेटल्स भी हो सकते हैं। मतलब इनफैक्ट ऐसा लिख लो, अभी मेटल ही लिखो, क्योंकि अगर तुम गैसेस वाले भी यूज़ करोगे तो उसमें भी कोई मेटल इलेक्ट्रोड ही होता है। तो लिखो इन दिस इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोड्स आर डिप्ड, इलेक्ट्रोड्स मेड अप ऑफ मेटल, ठीक है, सेम और डिफरेंट, ब्रैकेट में लिखना मेटल्स, ब्रैकेट में सेम और डिफरेंट, आर डिप्ड, ठीक है, एंड आर कनेक्टेड टू एन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। तो ये एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर यहाँ पे क्या है? दिस कुड बी डीसी सोर्स हो सकता है कोई, या फिर यहाँ पर ये बैटरी हो सकती है, कुछ भी एक चीज़ हो सकता है, लेकिन होगा डीसी, ये ध्यान रखना। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम पूरे के पूरे जो बात कर रहे होते हैं ना, दैट इज़ ओनली अबाउट डीसी, हम सिर्फ और सिर्फ डीसी की बात करते हैं, हम वी डू नॉट टॉक अबाउट एसी, ठीक है, एयर कंडीशनर नहीं, ऑल्टरनेटिंग करंट। देखो एसी डीसी एक बैंड भी था, ऑस्ट्रेलियन बैंड, ठीक है, टाइम लगे तो सुनना उसको भी। एनीवे, सो डीसी सोर्स या बैटरी हो सकती है। गॉट इट? नाउ व्हाट हैपेंस ओवर हियर, यहाँ पर हमने जो ये दो डिप किए हैं, ठीक, अब क्योंकि हमने इस तरीके से ये लगाया हुआ है, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन इससे खींचेगा, अगर ये इलेक्ट्रॉन इससे खींच रहा है तो क्या होगा? यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा और हम इसको क्या कहेंगे? एनोड। और यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन होंगे, तो यहाँ पे हम इसको कहेंगे रिडक्शन और कैथोड। तो गेन इलेक्ट्रॉन्स, लूज इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, यहाँ कोई सॉल्ट ब्रिज नहीं होता, ये ध्यान रखिए, ठीक है जी।
Now here you can write that anode in which oxidation takes place is positive terminal, and cathode in which reduction takes place is negative terminal. This polarity is opposite of galvanic cells. ठीक है जी, क्लियर होगी भाई बात ये? ओके, अब रिडक्शन या ऑक्सीडेशन हो कैसे रहा होगा? यहाँ पर कुछ कटायंस होंगे और कुछ अनायंस होंगे. मैं अभी के लिए ले रहा हूँ कि सिर्फ एक टाइप के कटायंस है और एक ही टाइप के अनायंस है, क्योंकि यहाँ पर इसका पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पर कौन से अट्रैक्ट होंगे? ये वाले या ये वाले? डेफिनेटली ये वाले अट्रैक्ट होंगे. यहाँ पर कौन से अट्रैक्ट होंगे? ये वाले. क्यों? क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है. ठीक, क्योंकि ये कैटायंस को अट्रैक्ट कर रहा है तो हम कहेंगे कैथोड है. ठीक है, और यहाँ पर कैटायन को अट्रैक्ट करके न्यूट्रलाइज कर रहा है, तो यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है. यहाँ पर ये इन अनायंस को अट्रैक्ट करके न्यूट्रलाइज कर रहा है, इनके इलेक्ट्रॉन्स खींच रहा है और यहाँ भेज रहा है, तो यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है और इसलिए यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा. इसको एनोड कहेंगे. गॉट इट? ठीक है, तो ये इसका कंस्ट्रक्शन हो गया. जो जो चीज़ मैंने बोली है वो पूरी की पूरी लिखनी है भाई. ठीक है, उसके बिना तुम इसको पूरा नहीं कर सकते. यू कैन नॉट डू इट, लाइक यू कैन नॉट कंप्लीट इट. ठीक, तो इसमें एक एग्जाम्पल देते हैं. मान लो यहाँ पर Cu है, यहाँ पर भी Cu है, यहाँ पर Cu2+ आयंस है जो कि मोल्टन स्टेट में है, या Cu इसमें मोल्टन स्टेट में है. तो होगा क्या? यहाँ पर Cu2+ नहीं, यहाँ पे सिर्फ Cu मान लो. अब इस Cu का यहाँ पे क्या होना है? ऑक्सीडेशन होना है. ठीक है, तो ऑक्सीडेशन होगा तो यहाँ Cu2+ ही मान लो इसको. चलो Cu2+, यहाँ ऑक्सीडेशन होगा तो ये Cu क्या करेगा? टूटेगा. एक सेकंड, ये ऑक्सीडेशन कहाँ है? यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, यहाँ पर टूटेगा. ये ऑक्सीडेशन होगा तो यहाँ पर ये टूटेगा. अगर ये टूटा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लेगा और Cu2+ को इधर दे देगा. अब क्योंकि ये Cu2+ इसमें ऑलरेडी है, यहाँ पर क्या हो रहा है? इसका रिडक्शन हो रहा है, तो Cu2+ यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेकर यहाँ पर क्या करेगा? ऐड होगा Cu. ठीक है, तो तुम देख रहे हो कि एनोड पर मटेरियल कम होता जाएगा और कैथोड पर मटेरियल चढ़ता चला जाएगा. एग्जाम्पल है, ध्यान रखना, ये एग्जाम्पल है, ये मैं जेनेरिक नहीं बोल रहा हूँ. एक एग्जाम्पल लिया है जिसमें मैंने Cu को मोल्टन फॉर्म में लिया है, Cu2+ को, और Cu और जो दूसरे Cu है, ठीक है, ये दोनों इलेक्ट्रोड हैं. इसमें तुम देख रहे हो इससे Cu झड़ता जा रहा है और इस पर डिपॉजिट होता जा रहा है. क्लियर होगी बात? तो यहाँ पे लिख सकते हो दैट इन दिस केस द मास ऑफ एनोड इज डिक्रीजिंग एंड द मास ऑफ कैथोड इज इंक्रीजिंग. पहली चीज़. दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट क्या है? वो ये है क्योंकि Cu यहाँ पर इसका Cu प्योर, जो भी प्योर Cu होगा वो नीचे निकल रहा है. अगर मान लो यहाँ पे मैं इम्प्योर Cu का एक मोटा सा इलेक्ट्रोड लगा दूँ तो क्या होगा? सिर्फ Cu जो होगा वो यहाँ से झड़ता जाएगा और वो यहाँ पर आता जाएगा, और यहाँ का जो Cu है वो इस पर चिपकता जाएगा. तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि अगर यहाँ पे हम इम्प्योर Cu रखें, इम्प्योर Cu की एक इलेक्ट्रोड रखें, तो धीमे धीमे जो प्योर Cu है वो हटते सीधे इस पर ऐड होता चला जाएगा, और जो इसके अंदर की जो गंदगी थी, जो इम्प्योरिटी थी, वो यहाँ पर सेटल होने लग जाएगी. इसको हम कहते हैं एनोड मड. ठीक है, इसको हम कहते हैं एनोड मड. मतलब ये जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं उस एनोड की वो है. गॉट दिस? सिंपल इनफ. कुछ ऐसा था ही नहीं इसमें. हालांकि इन जनरल ये इधर एनोड आता है, उधर कैथोड आता है, इसकी पोलैरिटी उल्टी होती है, बट क्योंकि ऐसी लगी हुई थी तो मैंने ऐसे ही छोड़ दिया. तुम उल्टा इसकी पोलैरिटी उल्टा करके ये सब उल्टा कर सकते हो. इसको एनोड बना सकते हो, उसको कैथोड बना सकते हो. ठीक है, पोलैरिटी उल्टा कर दोगे तो ये भी हो जाएगा. कहीं पे अगर मान लो किसी क्वेश्चन में कहीं पे ऐसे दिया होगा ये पोलैरिटी उल्टी दी हो और इसको एनोड बोला हो, उसको कैथोड बोला हो, तो ऐसा कंफ्यूज मत होना कि अरे सर ये तो इसको तो एनोड बोला, इसको तो आपने कैथोड बोला था, इसको ये कैथोड बोला, आपने तो एनोड बोला था. तो उसकी पोलैरिटी भी देखनी है कि पोलैरिटी उसने क्या रखी है. मैंने पोलैरिटी इस तरफ रखी है, उसने पोलैरिटी अगर उल्टी रखी होगी तो ये उल्टा भी आ सकता है. गॉट इट? तो ये एनोड मड है. तो यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखो तो दिस कैन बी यूज्ड फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ कॉपर. और प्योरिफिकेशन ऑफ कॉपर अगर तुम्हें याद होगा
9th या 10th में होता है, ठीक है, या हुआ करता था एटलीस्ट मेरे टाइम पे, उसमें प्योरिफिकेशन ऑफ कॉपर वाया इलेक्ट्रोलिटिक मेथड होगा, ठीक है, पूरा प्रोसेस होता है। तो वो याद करने की कोशिश करो, कनेक्ट करने की कोशिश करो, यहाँ पे आ रहा होगा। गॉट दिस? तो इस चैप्टर में जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल वाले पार्ट है ना, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें तुम्हारी इनऑर्गेनिक की होती हैं, 11th वाली और 12th वाली, मोस्टली मेटलर्जी वाली, तो हम वो चीज़ें भी देखेंगे, ठीक है। तो इसमें लिख लो अ लॉट ऑफ मेटल्स, अ लॉट ऑफ मेटल्स, एक सेकेंड, अ लॉट ऑफ मेटल्स, ये क्या हो गया भाई, वेयर इज इट, सॉरी, हाँ लिखो, a lot of metals like Na, Mg, Al are purified through the process of electrolysis in an electrolytic cell as given like as the example of Cu। जैसे Cu को किया वैसे औरों को भी किया जा सकता है, लेकिन क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव प्रोसेस होता है तो इसलिए हम हर मेटल के लिए इसको यूज़ नहीं करते, ओनली प्रेशियस मेटल्स के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। नाउ अब इस पूरे चैप्टर में या एटलीस्ट इलेक्ट्रोलिसिस में हमें जो पढ़ना है वो 2 पार्ट्स होते हैं इसमें। क्या? एक तो होता है क्वालिटेटिव एस्पेक्ट और एक होता है क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट। ये क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट क्या होता है? 3 चीज़ें हमें जाननी है इस पूरे के पूरे इलेक्ट्रोलिसिस वाले पार्ट में। पहली चीज़, व्हाट इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड, ठीक है। सेकेंड लिखना, वेयर इज इट गेटिंग, वेयर इज इट गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड। और थर्ड पॉइंट होता है हाउ मच, कितना ऑक्सीडाइज और कितना रिड्यूस हो रहा है, हाउ मच ऑफ इट इज getting oxidized और reduced, कितना ऑक्सीडाइज हो रहा है और कितना रिड्यूस हो रहा है। तो जब कितना आ जाता है तो ये तुम्हारा क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट हो गया, ये क्वांट में आ गया, क्वांटिटेटिव, ठीक है। और ये वाला दोनों क्या इसमें आ गए, क्वालिटेटिव, ठीक है जी, ये ध्यान रहे। तो ये 2 एस्पेक्ट है, ये वाला हम पहले क्वालिटेटिव एस्पेक्ट में लेंगे आज की क्लास में, और कुछ पार्ट क्वालिटेटिव का और बाकी क्वांटिटेटिव जो पार्ट है वो हम लेंगे सीधे नेक्स्ट क्लास में, ठीक। तो 2 दिन में इसको कंप्लीट करेंगे, कल की क्लास में इसको कंप्लीट कर देंगे हम। तो ये ध्यान रखना, लिखो इन दिस चैप्टर वी विल बी वर्किंग ऑन या वी विल ट्राई टू नो दीज थ्री थिंग्स, ये तीनों के बारे में। तो पहले लिखना, ये जब लिख लोगे तो उसमें लिखना क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। अच्छा एक चीज़ और थी, चलो ठीक है उसको आगे बताएंगे, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोड्स के बारे में जानना शुरू करते हैं कि इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो फर्स्ट थिंग इज क्वालिटेटिव, लिख रहा हूँ क्वालिटेटिव, ठीक है जी। तो क्वालिटेटिव में पहली चीज़ जो है दैट इज़ अबाउट इलेक्ट्रोड्स। ये इलेक्ट्रोड्स के कितने प्रकार के होते हैं, सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रोड्स हम जानते हैं होते क्या हैं, ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रोड्स कितने प्रकार के होते हैं। ये होता है ए इनर्ट और बी एक्टिव या रिएक्टिव, इस तरीके से कुछ भी लिख सकते हो, एक्टिव हो सकते हैं या रिएक्टिव बोल सकते हैं, इसको नल बोल सकते हैं, ठीक है, कहीं पे जीरो इलेक्ट्रोड बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, मैं इनर्ट बोल रहा हूँ, नल बोल रहा हूँ, एक्टिव बोल रहा हूँ, रिएक्टिव बोल रहा हूँ। तो इनर्ट या नल कौन से हुए, वो इलेक्ट्रोड जो कि केमिकल रिएक्शन या जो नेट केमिकल रिएक्शन होती है पूरे सेल की या सेल रिएक्शंस होती है उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते। तो लिखो इलेक्ट्रोड्स विच डू नॉट पार्टिसिपेट इन सेल रिएक्शंस, but facilitate the transfer of ions, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ आयंस आर कॉल्ड इनर्ट इलेक्ट्रोड्स। और लिखो नेक्स्ट वाले में
इलेक्ट्रोड्स विच टेक या पार्टिसिपेट इन सेल रिएक्शंस आर कॉल्ड एक्टिव और रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? इसके एग्जाम्पल मैं पहले भी तुमको दे चुका हूँ, प्लैटिनम या कार्बन। ठीक है, इसके तो सारे हो गए, Ag हो गया, Cu हो गया, Zn हो गया, Fe हो गया, Na हो गया। ठीक है, ये सारे के सारे हो गए, NaHg मान लो। चलो इसको मिटा ही लो अभी, क्योंकि ये तुम्हें आगे कंफ्यूज ना कर दे। ठीक है, सेकेंड, नेक्स्ट लिखो इलेक्ट्रोड रिएक्शंस। ये इलेक्ट्रोड रिएक्शंस क्या होंगी और क्या इनके बारे में हम जेनेरिक बातें कह सकते हैं? कुछ जेनेरिक बातें लिखवा रहा हूँ, तो लिखो देयर कैन बी मैनी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड रिएक्शंस। देयर कैन बी मैनी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड रिएक्शंस। ठीक है, बट देयर आर सम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। बट देयर आर सम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। पहली चीज़, करंट कैरिंग आयंस आर डिस्चार्ज एट द इलेक्ट्रोड्स। जो भी आयन होगा, ठीक है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, वो डिस्चार्ज हो जाएंगे एट द इलेक्ट्रोड्स। यहाँ पे क्या है, इस पे पॉजिटिव चार्ज था ना, यहाँ पे नेगेटिव। अनायंस जाते हैं तो एनोड है, एनायंस जाएंगे अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देंगे तो डिस्चार्ज हो गए। ये कैटायंस है, पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन कर लेंगे तो न्यूट्रल हो जाएंगे तो डिस्चार्ज हो गए। ठीक, सेकेंड लिखो मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट्स हैव ओनली वन कैटायन एंड वन एनायन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे काम आएगा। लिखो मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट्स हैव ओनली वन कैटायन एंड वन एनायन, हेंस द कैटायन गोज टू द कैथोड टू गेट रिड्यूस्ड एंड द anions go to the anode to get oxidized। इसमें कोई पंगा नहीं होता, इसमें दो एक ही कैटायन है और एक ही अनायन है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है इस चीज़ में कि कहाँ कौन सा वाला रिड्यूस होगा और कौन सा वाला ऑक्सीडाइज होगा। हमें पता है एक कैटायन है तो जाके रिड्यूस होगा कैथोड पे, और एक ही अनायन तो वो जाके ऑक्सीडाइज होगा एनोड पे। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, ध्यान रखना ये जो 2 पॉइंट बोल रहा हूँ अभी एकदम समझ में नहीं आएंगे, लेकिन आगे के लिए लिख लो और जितना समझाने की कोशिश करूँगा। लिखो नेगेटिव आयन विच इज़ डिफ़िकल्ट टू गेट डिस्चार्ज। मान लो हमारे पास चॉइसेस ऑफ एनायंस एंड कैटायंस है। ठीक है, तो लिखो अ नेगेटिव आयन विच इज़ डिफ़िकल्ट टू गेट डिस्चार्ज एट एनोड लीड्स टू द डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर एंड फॉर्मेशन ऑफ O2H+ एंड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसको लिख लो, आगे मैं बताऊंगा क्या है। लिखो इसको, दोबारा बोल रहा हूँ, अ नेगेटिव आयन विच इज़ डिफ़िकल्ट टू एंड अ नेगेटिव आयन विच इज़ डिफ़िकल्ट टू गेट डिस्चार्ज्ड, डिफ़िकल्ट टू गेट डिस्चार्ज्ड एट एनोड leads to the decomposition of water and the formation of O2H+ and electrons, O2H+ and electrons। ठीक है जी, ये तुम्हारी डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर एट एनोड है। ठीक है, इसको तुम कह सकते हो ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। इसको क्या है ना कि जो इसके अलावा 2 इक्वेशंस मैं लिखवाऊंगा उनसे भी काम चल जाता है, लेकिन कभी बुक्स में इस तरीके से दिया होता है या क्वेश्चन में कभी कभी इस तरीके से दे दिया होता है, तो अगर तुम्हें ये नहीं पता होगा तो तुम वो क्वेश्चन छोड़ के आ जाओगे बेकार में। मतलब तुम्हें आती होगी चीज़ लेकिन फिर भी तुम्हें पता नहीं है कि तुमको आती होगी। तो ये ध्यान रखना, अगर कोई भी अनायन डिफ़िकल्ट टू डिस्चार्ज है एनोड पे तो वो वाटर के डिकम्पोजिशन को बढ़ावा देगा या वाटर के डिकम्पोजिशन के लिए रास्ता खोल देगा। वाटर का डिकम्पोजिशन होगा तो O2H4H+ और 4 इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। नेक्स्ट लिखो अ पॉजिटिव आयन विच इज़ डिफ़िकल्ट टू गेट डिस्चार्ज्ड, अ पॉजिटिव आयन विच इज़ डिफ़िकल्ट टू गेट डिस्चार्ज्ड एट cathode leads to the decomposition of water and the formation of H2OH-, ठीक है, and absorption of electrons, ठीक है जी, absorption of electrons। तो यहाँ क्या आएगा OH, तो अगर मान लो यहाँ पर 2 हैं तो ये 2 हो जाएंगे, 4, 2 और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है जी, ये बैलेंस हो गया। तो तुम ये लिख सकते हो कि ये कहाँ पे होगा, एट कैथोड होगा। ठीक है जी,
और यहाँ पे तुम लिख सकते हो रिडक्शन ऑफ वाटर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, लिख लेना इसको। ठीक, नाउ लिखो नेचर फैक्टर्स अफेक्टिंग सेल रिएक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग सेल रिएक्शन एट इलेक्ट्रोड। किस इलेक्ट्रोड पे कौन सी सेल रिएक्शन होगी, उसको कौन कौन सी चीज़ें इन्फ्लुएंस कर सकती हैं, हम उनकी बात करते हैं। गॉट इट? ठीक है, तो एक एक करके लिखते हैं। सबसे पहला पॉइंट लिखो, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ये नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या है? वो मोल्टन या एक्वस नहीं बोल रहा है इस केस में। ठीक है, वो कह रहा है कि भाई डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स यूज़ करोगे तो डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिलेंगे। मान लो यहाँ पे Na+ और Cl- है, तो हमारे पास जब चॉइस ही Na+ और Cl- की है तो वही ऑक्सीडाइज रिड्यूस होंगे ना। ठीक है, मान लो Mg2+ और Cl- है, तो वहाँ पे Mg और 2+ Mg और Cl2 ही तो बनेगा, है ना। तो लिखो इसमें different electrolytes will give different products, will give different products। example Na+ Cl-, Ag+Cl- या AgCl कह सकते हो उसको, MgBr2, MgCl2, AgNO3, ठीक है, और CuSO4, ZnCl2, ये सारे के सारे एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हो। इलेक्ट्रोलाइट, सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रोलाइट को तुम्हारा कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है वो भी डिटरमिन करेगा कि प्रोडक्ट क्या मिलेगा और सेल रिएक्शन क्या होगी, पहली चीज़। दूसरा चीज़ लिखो मीडियम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट या स्टेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, मीडियम और स्टेट ऑफ, पहला पॉइंट क्या था, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोड रिएक्शंस। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पहला तो ये हो गया, और सेकंड इज मीडियम या स्टेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। मीडियम, स्टेट, दोनों में से कोई सा भी, मीडियम या स्टेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, इसमें क्या होगा, मैंने तुम्हें बताया था भाई, जो इलेक्ट्रोलाइट है वो दो ही फॉर्म में हो सकता है, तो मोल्टन होगा या एक्वस होगा। ये Ag नहीं है, ये एक्वस है। ठीक है, तो या तो मोल्टन हो सकता है, ठीक है, या फिर एक्वस हो सकता है। ठीक है, तो मोल्टन में लिखो, अगर मान लो मोल्टन है, जैसे मैं NaCl की ही बात कर लेता हूँ, तो NaCl में क्या होगा, Na+ और Cl-, सिर्फ दो वो होंगे। अगर NaCl एक्वस फॉर्म में है तो Na+ होगा, Cl- होगा, लेकिन OH- भी होगा, H+ भी होगा और वाटर भी होगा, है ना। तो यहाँ पे 5 कैंडिडेट हो गए। गॉट इट? यहाँ पे 5 कैंडिडेट हो गए। सॉलिड में कभी नहीं होता, ठीक है, #no सॉलिड, यहाँ पे #no सॉलिड। क्यों? सॉलिड में आयंस जो होते हैं वो प्रेजेंट नहीं होते हैं, या आयनिक फॉर्म में आयंस नहीं रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए जब आयंस फ्री नहीं रहेंगे तो ना उसका ऑक्सीडेशन हो सकता है ना रिडक्शन हो सकता है। दिस कैन नॉट बी सॉलिड, द स्टेट कैन नॉट बी सॉलिड। ठीक है, थर्ड लिखो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब कॉन्सेंट्रेशन का बहुत इंपॉर्टेंट फ़र्क होता है, एक चीज़ मैं यहाँ पे लिखवा दूंगा, आगे आएगी ये चीज़। ठीक है, थर्ड वन इज़ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, थर्ड वन इज़ concentration of electrolyte। देखो कंसंट्रेशन, जैसे अगर मैं, चलो मोल्टन तो छोड़ दो, एक्वस की बात करते हैं। एक्वस में NaCl बहुत अच्छी मात्रा में हो सकता है या बहुत कम हो सकता है। अगर अच्छी मात्रा में हुआ तो एज़ कम्पेयर टू इनकी कॉन्सेंट्रेशन OH- और H+ की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी, तो इसमें प्रोडक्ट्स डिफरेंट आ सकते हैं और आते भी हैं। और अगर मान लो इनकी मात्रा कम होगी, इनकी कॉन्सेंट्रेशन कम होगी, तो OH- और H+ की कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा ज़्यादा हो सकती है, H2 की कॉन्सेंट्रेशन हम कह सकते हैं ज़्यादा हो सकती है। तो इस केस में प्रोडक्ट डिफरेंट आते हैं। तो इसमें लिखो A। अगर मैं इसी एग्जाम्पल को कैरी फॉरवर्ड करूँ तो ठीक है, लिखो कॉन्सेंट्रेटेड NaCl, ठीक है, लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ
H प्लस सॉरी फॉर्मेशन ऑफ H2 एट कैथोड एंड Cl2 एट एनोड। अभी मैं रीज़न नहीं दे रहा हूँ, चलो यार फिर ऐसा करेंगे, इसका एक रीज़न यहाँ पे लिखवा दूंगा, ठीक है। हालांकि यही रीज़न हर जगह एप्लीकेबल नहीं है, बट क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस तुम्हें नज़र आएगा इसलिए इसका रीज़न यहाँ पे लिखवा दूंगा, बाद में लिखवाने की ज़रूरत नहीं होगी फिर मेरे को, ठीक है। ये क्या होगा, लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ H2 एनो कैथोड पे तो H2 मिलेगा ही मिलेगा, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। वो क्यों मिलेगा वो हम देखेंगे, लेकिन यहाँ पर हमें O2 मिलता है एट एनोड, ठीक है। तो इसको इस तरीके से समझो, जब Cl माइनस की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा थी, ठीक है, Cl माइनस की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा थी, तो वो लाइक अराउंड द इलेक्ट्रोड वो मात्रा में ज़्यादा होगा, लाइक तादाद में ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू OH माइनस आयंस, ठीक। तो जब ऑक्सीडाइज होने की बारी है, तो इन लाइक OH माइनस और Cl माइनस में ज़्यादा तादाद में जो है वो जल्दी से खींचा चला आता है, ठीक है, इसलिए Cl2 ऑक्सीडाइज हो गया। लेकिन जब Cl2 की कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई, तो अब OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन और Cl माइनस की कॉन्सेंट्रेशन काफ़ी आसपास है, तो इसमें क्या होता है, OH माइनस को ज़्यादा आसानी से खींच लेता है एनोड और उसको ऑक्सीडाइज कर देता है। ये क्यों होता है, इसका भी एक रीज़न है, वो थोड़ा मैं आगे बताऊँगा, बट इतना ध्यान रखना है कि क्योंकि इनकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है इस केस में, तो Cl माइनस ज़्यादा जल्दी से एनोड के पास पहुंच जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। इसमें Cl माइनस की कॉन्सेंट्रेशन कम हो चुकी है, तो ये जल्दी से पहुंचता है और इसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, सॉरी इसका ऑक्सीडेशन जल्दी हो जाता है। क्लियर होगी ये बात, ओके। नेक्स्ट लिखो, चार्ज डेंसिटी फ्लोन ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस, चार्ज डेंसिटी फ्लोन ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ नीचे लिखने का तो अभी कोई मतलब बनता नहीं है, ठीक है जी, इसको हटाओ यहाँ से, लिखो चार्ज डेंसिटी फ्लोन ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस या थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट, ऐसे लिख सकते हो। फोर्थ क्या है, चार्ज डेंसिटी फ्लोन ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है जी। इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान चार्ज डेंसिटी जो है वो चार्ज कितनी डाली गई है, या यूँ कह लो कि अमाउंट ऑफ करंट कितना फ्लो कराया गया है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कराओगे, उससे प्रोडक्ट्स डिफरेंट आने की पॉसिबिलिटी होती है। ये होता है किसमें, जब डाइल्यूट H2SO4 का तुम इलेक्ट्रोलिसिस कराते हो, एक बारी कम करंट में एक बारी ज़्यादा करंट में, तो प्रोडक्ट्स डिफरेंट आते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल लिखो, एग्जांपल लिखना, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट H2SO4, ठीक है। इसमें क्या प्रोडक्ट्स आएंगे हम वहीं पे डिस्कस करेंगे जब हम H2SO4 का इलेक्ट्रोलिसिस डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। क्लियर होगी भाई। तो लिखो फिफ्थ वाला, विच इज़ नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड किस तरीके का है, अब नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, अभी मैंने नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड बताया था तुम्हें, या तो वो इनर्ट हो सकता है या एक्टिव हो सकता है। अगर इनर्ट हुआ तो प्लैटिनम होगा या कार्बन होगा, ठीक। तो हम देखेंगे कि उसमें क्या किस तरीके का प्रोडक्ट आया है। और अगर इनर्ट नहीं हुआ, एक्टिव हुआ, तो कौन से मेटल का है, ठीक है। मान लो मैं Na+ यहाँ पे मैंने रखा हुआ है और इसका इलेक्ट्रोलिसिस कराना है, तो यहाँ पे मैं अगर मैंने Na+ का ही इलेक्ट्रोड रख दिया, तो चाहे Na+ के अलावा और कोई सा भी वहाँ पे और इलेक्ट्रोलाइट में और कोई सा भी आयन हो, कैटायन हो मतलब, तो होगा Na+ का ही रिडक्शन, होगा Na+ का ही रिडक्शन। यार टाइम कितना हो गया रे बाबू, 44 है अभी तो, ठीक है। तो होगा Na+ का ही रिडक्शन। तो लिखो इसमें, इलेक्ट्रोड्स यूज्ड कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, इनर्ट एंड एक्टिव, ठीक है। एंड द फॉलोइंग 3 थिंग्स आर टू बी केप्ट इन माइंड, while working through an electrolytic cell, तो पहला लिखो, unless otherwise mentioned the electrode is assumed to be platinum।
अगर मेंशन नहीं है तो हमें अज्यूम करना है कि वहाँ पे प्लैटिनम इलेक्ट्रोड है विच इज़ द इनर्ट इलेक्ट्रोड, पहली चीज़। सेकेंड चीज़ लिखो, ऑलवेज एनालाइज द एनोड रिएक्शन फर्स्ट। जब कभी भी तुम्हारे पास ऐसा सेल होगा उसके, और इसका कोई सेल रिप्रेजेंटेशन नहीं होता, ध्यान रखना, जब कभी भी तुम्हारे पास ऐसा सेल होगा उसमें इंफॉर्मेशन दे देगा कि क्या इलेक्ट्रोलाइट है, क्या इलेक्ट्रोड्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एनोड को देखना है, एनोड की रिएक्शन को देखना है, तो ठीक है, ऑलवेज एनालाइज एनोड रिएक्शन फर्स्ट। थर्ड, इफ एनोड इज मेटल, ये जो पॉइंट मैं भी बोल रहा था वही है। थर्ड, इफ एनोड इज मेटल then metal will get oxidized at anode irrespective of other ions present, ठीक है। अगर मेटल का इलेक्ट्रोड रखा है एनोड के जगह पे, तो बाकी कोई भी आयन प्रेजेंट हो वहाँ पे डज नॉट मैटर। एनोड जो कि यहाँ पे एज मेटल इलेक्ट्रोड है वो ही ऑक्सीडाइज होगा, बाकी कोई भी और ऑक्सीडाइज नहीं होगा, ठीक है जी, ओके। अच्छा, लास्ट पॉइंट लिख लो इसमें, ठीक है। इसी नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, या इनफैक्ट नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड की भी बात नहीं कर सकते, इसमें लिखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। 6th पॉइंट है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की क्या बात है, जैसे मान लो यहाँ पर, अच्छा, यहाँ पर कंपीटिंग आयंस है, मान लो A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस, ऐसे करके 3-4 आयंस हमारे पास हैं जो कि रिड्यूस होना चाहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू द ECS इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, क्योंकि यहाँ रिडक्शन की बात हो रही है, तो हम इनके E0 RP को कंपेयर करेंगे, हम इनके E0 RP को कैलकुलेट करेंगे या कंपेयर करेंगे। इनकी एग्जैक्ट वैल्यू शायद तुमको पता ना हो, याद ना हो, ठीक है, लेकिन एक आइडिया होना चाहिए कौन सा किससे ज़्यादा है। तो E0 RP1, E0 RP2 और E0 RP3, ये तीनों को हम कंपेयर करेंगे। जिसका E0 RP सबसे ज़्यादा होगा वो रिड्यूस होगा सबसे पहले। जब वो ख़त्म हो जाएगा तब E0 RP जो जिसका उसके बाद है, मतलब नेक्स्ट है, उससे थोड़ा कम है उसका, फिर उससे कम वाले का, फिर उससे कम वाले का, ठीक है। मान लो कि ये सबसे ज़्यादा है, फिर ये इसके बाद है, तो सबसे पहले कौन सा रिड्यूस होगा, ये फर्स्ट होगा, ये फर्स्ट रिड्यूस होगा, फिर ये सेकंड रिड्यूस होगा, और फिर ये थर्ड रिड्यूस होगा, और एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होगा उसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी उतनी ही ज़्यादा होगी, और वही अवेलेबल आयंस में सबसे पहले रिड्यूस होगा। गॉट इट। फिर उसके नेक्स्ट वाला, फिर उसके नेक्स्ट वाला। इसी पॉइंट को एक्सटेंड करते हुए हम ये भी कह सकते हैं कि जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा वो उसकी ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी, और वो सबसे पहले ऑक्सीडाइज होगा, उसके बाद नेक्स्ट वाला, फिर नेक्स्ट वाला, फिर नेक्स्ट वाला, ठीक है। तो इसमें लिखो क्या, मतलब मैंने बोल दिया यार, अब अपने शब्दों में लिख लो, इसको पॉज करो और अपने शब्दों में लिख डालो, ठीक है जी। गॉट इट, ओके। एक और चीज़ थी जो मैं बताने वाला था शायद, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, चलो अभी नहीं आ रही याद। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्ट, ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस सबसे पहला है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन सॉल्ट। 2 टाइप के इलेक्ट्रोलिसिस होते हैं, एक केस में जब इलेक्ट्रोलाइट मोल्टन फॉर्म में होगा, एक केस में जब एक्वस फॉर्म में होगा। तो जो तुम्हारे NCERT में है, ठीक है, तुम्हारे स्कूल के कोर्स में है, और जो तुम्हारे बाहर के कोर्स में है उसमें थोड़ा सा अंतर है। तो जो JEE में है वो थोड़ी सी और चीज़ें हैं, और जो तुम्हारा NCERT में दिया है वो NaCl के बारे में दिया है, H2SO4 के बारे में दिया है, और शायद एक और Na2SO4 के बारे में शायद दिया है। तो ये तो 2-3 मैं बोल रहा हूँ, इनका ही इलेक्ट्रोलिसिस अगर तुम 12th के लिए ही सिर्फ प्रिपेयर कर रहे हो तो उसको देख लो, बाकी स्किप कर लेना। और अगर तुम JEE के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे मेंस हो चाहे एडवांस, तो ये पूरे के पूरे जितने मैं कराऊंगा आज और कल, वो सारे के सारे देखने। गॉट इट। कहाँ थे हम, राइट, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब बात करते सीधे सीधे इलेक्ट्रोलिसिस की। तो सबसे पहले लिखो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ, या एग्जाम्पल्स ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स, ऐसे लिखो, एग्जाम्पल्स ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स। पहला लिखो एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स, पहला लिखो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन सॉल्ट्स, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन सॉल्ट्स,
मोल्टन सॉल्ट्स, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन सॉल्ट्स, ठीक है तक, ओके। अब मोल्टन सॉल्ट्स की इलेक्ट्रोलिसिस होगी तो सबसे पहला जो आता है वो आता है मोल्टन NaCl, ठीक है। अभी मैं इसी पे थोड़ी बहुत कारीगरी करूँगा। यहाँ पे ये समझो तुम, ये मैंने प्लैटिनम का एक इलेक्ट्रोड ले लिया, ठीक है। अच्छा, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, चलो मैंने ऐसे ही किया तो मैं ऐसे ही करता चला जाता हूँ। मैं अभी भी तुम्हें बोल रहा हूँ कि बुक्स में शायद ये पोलैरिटी उल्टी होती है, तो यहाँ एनोड दिखाते हैं, यहाँ कैथोड दिखाते हैं, ठीक है। तो मैं अभी भी इसको क्या करें, ऐसा करते हैं, मैं इसकी पोलैरिटी, चलो ऐसा है, मैं इसको ऐसे ही छोड़ रहा हूँ, छोड़ दो इसको, ठीक है जी। अब यहाँ पर मैं मोल्टन NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करवा रहा हूँ। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर तुम्हारे पास Na+ है और Cl- है, ठीक है जी। ये भी प्लैटिनम है, बाकी सब चीज़ें सेम है इसमें, और कुछ भी ऐसा कुछ चेंज नहीं आएगा। यहाँ पर कैथोड है, यहाँ पे रिडक्शन होगा तो ये इधर जाएगा, और ये वाला ऑक्सीडेशन होगा तो ये इधर जाएगा। सिंपल है। मोल्टन फॉर्म में है इलेक्ट्रोलाइट, तो उसमें दो ही आयन्स प्रेजेंट है, एक कटायन एक एनायन है। कटायन जो है वो कैथोड की तरफ जाएगा रिड्यूस होने के लिए, एनायन जो है एनोड की तरफ जाएगा ऑक्सीडाइज होने के लिए। इट्स लाइक सिंपल, इसमें तो कुछ ज़्यादा है ही नहीं। तो लिखो मोल्टन NaCl मीन्स फ्री Na+ and Cl- ions are kept as electrolytes, and platinum electrodes are kept as anode and cathode. Platinum electrodes are kept as anode and cathode. Now electric current is passed through these. And reduction of Na+ takes place at cathode. And तो यहाँ पे पहले एनोड का देख लेते हैं, ठीक है। हमने बोला था एनोड को एनालाइज करना है, तो रिडक्शन ऑफ Na+ टेक्स प्लेस एट कैथोड एंड ऑक्सीडेशन ऑफ Cl- टेक्स प्लेस एट एनोड। तो अगर तुम देखो एनोड पे हमारे पास अवेलेबल क्या क्या है, एनोड पर भाई प्लैटिनम है, प्लैटिनम का कोई ना तो ऑक्सीडेशन होगा ना रिडक्शन होगा, वो पार्ट तो लेगा नहीं, इनर्ट इलेक्ट्रोड है, तो हमारे पास यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ Cl- है। अगर मैं कैथोड की बात करूँ, ठीक है, कैथोड की बात करूं तो कैथोड पे हमारे पास क्या अवेलेबल है भाई, कैथोड पे अगर रिड्यूस हो सकता है तो यहाँ पर हमारे पास एक ही चॉइस है Na+। तो सिंपल है, ये अगर ऐसा है तो हमारे पास सिंपल इसका ऑक्सीडेशन कराने के अलावा और कोई चारा है ही नहीं, तो ये सिंपली ऑक्सीडाइज हो जाएगा। और अगर तुम इसकी बात करो तो ये सिंपली रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। गॉट इट, क्लियर हुई ये बात। लेकिन एक चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, तुम देखो Cl- रिड्यूस होना नहीं चाहता, Cl जो होता है Cl2 वो अच्छे से रिड्यूस हो जाता है, लेकिन Cl- ऑक्सीडाइज होकर फिर से Cl2 जा रहे हैं, तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है जो कि हो रही है। हमने बाहर से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिसिटी सोर्स से इसको कैरी आउट करा दिया, ये भी नॉन स्पॉन्टेनियस है, ये भी हो गया। अगर मैं इनको ऐड करूँ तो नेट रिएक्शन क्या आएगी, 2Na प्लस Cl 2Cl- गिव्स, क्योंकि ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, तो ये कट गया, ये कट गया, यहाँ क्या आ जाएगा 2Na प्लस Cl2। तो ये क्या हो जाएगा, ये कैथोड प्रोडक्ट हो जाएगा और ये एनोड प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है जी। कैथोड प्रोडक्ट एंड एनोड प्रोडक्ट, गॉट दिस। तो सिंपली तुम्हारा ये रिएक्शन हो गई। अब इसके बारे में लिख लो, इसके बारे में लिखो मेन पॉइंट्स। अच्छा एक सेकेंड, इसमें तो मेन पॉइंट्स की कोई ज़रूरत ही नहीं है ना, इलेक्ट्रोलिसिस। एक सेकेंड यार, तो यहाँ तो सब कुछ गुम हो गया जी बाबू, ओ बाबू, ये तो सब गुम हो गया वारे। अच्छा,
36 कहाँ गया? ठीक है जी, कहाँ जा रहे हो भाई? ठीक है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं डाउन्स प्रोसेस। ठीक है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं डाउन्स प्रोसेस, क्योंकि डाउन्स प्रोसेस में हमारे पास Na बनाने का एक तरीका होता है। ठीक है, दिस इज़ द मेन प्रोडक्ट। तो ये तुम अगर देखोगे तुम्हारे एस ब्लॉक एलिमेंट्स में भी है और तुम्हारी मेटलर्जी में भी है कि Na को कैसे बनाया जाता है। ठीक है, सोडियम को किस तरीके से बनाया जाता है फ्रॉम इट सॉल्ट NaCl। तो ये मेन प्रोडक्ट है और ये तुम्हारा बाय प्रोडक्ट है, और इसको हम कहते हैं डाउन्स प्रोसेस। डाउन्स प्रोसेस, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसकी एक मेरे पास काइंड ऑफ एक लिस्ट भी है जिसमें कौन सा एलिमेंट किस प्रोसेस से प्राप्त होता है उसकी। ठीक है जी, तो लिखो इट इज़ एन इंडस्ट्रियल मेथड। इट इज़ एन इंडस्ट्रियल मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ Na नोन एज डाउन्स प्रोसेस। ठीक है, अभी जो बाकी दो बता रहा हूँ वो भी इस तरीके से ही होंगे। ठीक है, बाकी दो तुम्हारे NCERT में नहीं है तो तुम्हें बहुत ज़्यादा वो होने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन क्योंकि NaCl का करा सकते हो तो तुम बाकी का औरों का भी तो करा ही सकते हो। जैसे मान लो अगर मैं यहाँ पे MgCl2 तुम्हारा मेल्ट करके मोल्टन फॉर्म में डाल दूँ तो ये भी इस तरीके से टूट जाएगा। क्लियर होगी बात? टूटेगा। यहाँ पे तो ये प्लैटिनम, बाकी सब चीज़ें सेम रखो। अगेन Mg2+ क्या है, या यूँ समझो एनोड पे हमें अवेलेबल सिर्फ Cl- है, कैथोड पे हमें अवेलेबल Mg2+ है। यही दो आयन्स है जो कि ऑक्सीडाइज रिड्यूस हो सकते हैं। कैटायन जो है वो रिड्यूस होने के लिए कैथोड पे गया है तो ये रिड्यूस हो जाएगा Mg2+, और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और इधर क्या आ जाएगा Mg। यहाँ Cl है, Cl में अगेन वही रिएक्शन हो रही होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पर Na+ की जगह पे Mg2+ आ जाएगा, Mg2+ आ जाएगा, और यहाँ पर Na की जगह Mg आ जाएगा। तो तुम देख रहे हो कि ये भी एक प्रोसेस है जिसमें Mg को प्रोड्यूस किया जा सकता है ऑन अ मास स्केल। ठीक है, तो लिखो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन MgCl2 या MgBr2 भी कर सकते हो। इनफैक्ट यहाँ पे लिख लो इसको MgBr2 कर लो इसको। ठीक है, यहाँ पे इंस्टेड ऑफ दिस Br लिख लेना और यहाँ पर Br2 कर लो। जहाँ जहाँ Cl लिखा है वहाँ वहाँ Br लिख लो। ठीक है, Br2Br और यहाँ Br। ठीक है, तो प्रोसेस में कोई डिफरेंस नहीं है। हमारे पास एक कैटायन है, एक एनायन है जिनको हमने रिड्यूस और ऑक्सीडाइज कर दिया। ये चाहे तो तुम बना सकते हो, लिख सकते हो उसमें this process is used to produce Mg at large scale from its ore such as carnallite होता है। ठीक है, कार्नलाइट और बाकी और भी होते हैं, इसका मेजर और कार्नलाइट है। सेम अगर मान लो इसी तरीके से मैं AgCl की बात करता हूँ, सॉरी Ag कह रहा हूँ, AlCl3 की, AlCl3 में ये क्या होगा इस तरीके से। अच्छा हाँ, एक चीज़ तुम बताने भूल गया, इसमें अगर तुम ध्यान से देखो इसका n=1 है, किसका Br- का, लेकिन इसका n=2 है। ये n क्या है, n फैक्टर है। यहाँ पर Mg के केस में n=2 है, इसको इस तरीके छोड़ दो, n=2 है। अच्छा, जो Na+ के केस में था तो वहाँ पे Cl- का भी n 1 था और Na+ का भी n 1 था। अब मान लो मैं यहाँ पे बात करता हूँ AlCl3 की, है ना, AlCl3 की बात करता हूँ तो क्या होगा, यहाँ पे मुझे ये सब चीज़ें चेंज करनी होंगी। सिंपल सी सब चीज़ें वही रहेंगी, बस यहाँ पे हम चेंज करते चले जाएंगे। ये आ गया, ये Br की जगह Cl- आ जाएगा, यहाँ पे भी ये Cl- आ जाएगा, यहाँ पे ये Cl2 हो जाएगा, इसका n=1 रहेगा, n फैक्टर। ठीक है, n फैक्टर क्या होगा दोबारा से एक बार बता दूंगा। यहाँ पर Mg की जगह क्या आ जाएगा, Al3+ और यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे,
और यहाँ पे क्या आ जाएगा अबू Al, ठीक है जी। और इधर पे हमारे पास Al अवेलेबल, सॉरी Mg अवेलेबल नहीं है, Al3+ अवेलेबल है इस केस में। इसको मिटाएंगे, यहाँ पे Al3+ आ जाएगा और यहाँ पर Al आ जाएगा। लेकिन क्योंकि हमें इसे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन, इसको 6 करना पड़ेगा और इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये 2 है तो इसको 6 करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2Al3+ प्लस 6Cl माइनस ये 2Al आ जाएगा और 3BCl2 आ जाएगा, 3Cl2। अगेन सेम वे ये तुम्हारा एल्यूमिनियम को भी इस तरीके से हम प्योरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो लिखो एक्टिव मेटल्स, यहाँ पे तीनों एक्टिव मेटल्स थे। एक्टिव मेटल्स कौन कौन से होते हैं तुम्हारे? एल्कली मेटल्स एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो लिखो एक्टिव मेटल्स, एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर ऑल ऑब्टेन्ड थ्रू द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, थ्रू द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ये तुम्हारा एस ब्लॉक एलिमेंट्स और मेटलर्जी का पार्ट है। यहाँ पे अभी हो रहा है तो अच्छी बात है, आगे जब कराएंगे तो उस वक्त ये काम आएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ लिखना, एन फैक्टर क्या होता है? एन फैक्टर तो वैसे हर बहुत सारी स्पीशीज़ के लिए बहुत सारा अलग तरीके से डिफाइंड है, लेकिन अगर चार्ज स्पीशीज़ है, जैसे यहाँ पे देखो, इसमें अगर तुम देखो इसके ऊपर चार्ज -1 है, अगर मुझे इसको न्यूट्रलाइज करना है तो इसका 1 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, है ना। या फिर अगर यहाँ पे देखो इसके ऊपर चार्ज 3+ है, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए मेरे को 3 इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे। तो एन फैक्टर क्या होता है? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेकन और गिवन टू न्यूट्रलाइज द चार्ज इज कॉल्ड एन फैक्टर। तो लिख लो इसमें एन फैक्टर फॉर एन आयन इज इक्वल्स टू, एन फैक्टर ऑन एन आयन इज इक्वल्स टू इट्स चार्ज या चार्ज ऑन दी आयन, ठीक है, चार्ज ऑन दी आयन, गॉट इट, ठीक है। और दूसरा वो भी लिख सकते हो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिवन और टेकन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिवन और टेकन टू न्यूट्रलाइज दैट आयन, टू न्यूट्रलाइज दैट आयन, ठीक। दूसरा इसमें लिखो एन फैक्टर फॉर गैसेज, एन फैक्टर फॉर गैसेज। यहाँ पे एन फैक्टर मैंने Cl के लिए लिखा था, क्योंकि अगर तुम देखो 2 Cl- के लिए से 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो 1 Cl- से 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, या एक Al3+ को 3 इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं, तो इसका एन फैक्टर 3 हो गया। लेकिन अगर मैं Cl2 के लिए बोलूँ तो एक Cl2 को प्रोड्यूस करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं, सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन एक्सट्रैक्ट किए जा रहे हैं, तो इस Cl2 का एन फैक्टर 2 होगा, गॉट इट। तो लिखो फॉर गैसेस एन फैक्टर इज इक्वल्स टू, एन फैक्टर इज इक्वल टू number of electron given by its ion to form one molecule of gas, number of electrons given by its ion to form one molecule of gas। जैसे अगर मैं बात करूं H2 की, तो H2 का 2 होगा, O2 का 4 होगा, Cl का 2 होगा। तो ये मोस्टली ये वाली गैसेज होती हैं जो कि यूज़ हो रही होती हैं या प्रोड्यूस हो रही होती है इलेक्ट्रोलिसिस में। तो अभी इन्हीं का बता रहा हूँ, बाकी और किसी की जानने की ज़रूरत नहीं है। गॉट दिस? हाउ मच टाइम इज गॉन? 1 घंटा 3 मिनट हो गया, ठीक है जी। थर्टी 37 यार ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, क्या इसको लें? ठीक है, आज के लिए ऐसा करते हैं, इतना ही करते हैं। कल हम क्या करेंगे बाकी जितने भी हैं सारे के सारे अब एक्वस वाले बचे हैं। NaCl की बात करेंगे, ठीक है, H2SO4, Na2SO4, इन सब की हम बात करेंगे। होपफुली वी विल बी एबल टू कंप्लीट इट टुमारो ओनली, ये प्लस इसका जो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट है। गॉट इट? चलो जी, बाय बाय, टेक केयर।